सो माय फ्रेंड, हम देखते हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड, ठीक है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव कर रहा है माय फ्रेंड। ये सोचने वाली बात है माय फ्रेंड। मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे तो नहीं जा रहा है। चलो देखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा और आप अपना जो कमेंट होगा, अपनी जो राय होगी, आपके जो विचार होंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे फ्रेंड। चलो देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका, कोल्ड वॉर भी हो चुका है ना मेरे फ्रेंड। ये तीनों वार पूरी दुनिया में हो चुका, ठीक है। तो मैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ नहीं हेड कर रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हेड करूँगा। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर कोल्ड वॉर की बात करूँ तो जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में अपने आप को मॉडर्नाइज न्यूक्लियर लास्ट वेपन बनाने की होड़ लग गई। तो इस कोल्ड वॉर के कारण पूरी दुनिया में जो भी डेवलप्ड कंट्री है अपने अपने देश को न्यूक्लियर आर्म बनाने की होड़ में लग गई थी। चलो तो इसमें भी हम नहीं जाते हैं, हम देखते हैं आखिर हो क्या। सबसे पहले देखते हैं माय फ्रेंड, इंडिया की बात करूं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो, इंडिया इंडिया के नेबर में इधर कौन सा कंट्री है, चाइना, ठीक है ना। इधर कौन सी कंट्री है, इधर है आपका पाकिस्तान, ठीक है ना। इधर है बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे है आपका, इधर है म्यांमार, इधर है म्यांमार, और यहाँ पे हम बात करें तो नीचे की ओर है श्रीलंका, इधर है मालदीव्स, ठीक है। देखो बात है, आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बिल्कुल ही नील है। कोई भी रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करने के कारण क्या है कि जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, लाइक आपके उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, ये सब कंट्रीज जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इन कंट्रीज से हमारा जो व्यापार है, या आप कह सकते हैं रिलेशन, सेंट्रल एशिया जो देश है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हम कट ऑफ है, ठीक है मेरे फ्रेंड। उसके बाद अगर हम देखें चाइना के साथ, तो चाइना, आप जानते हैं कि हमारा जो इधर कश्मीर है, लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है। तो लद्दाख में जो अक्साई चीन वाला पार्ट है ना, वो अक्साई चीन इंडिया क्लेम करता है कि वो इंडिया का है ना, इंडिया का पार्ट है। तो इस कारण से आप देखते हैं कि पैंगोंग सो लेक जो 2020 में जो कोरोना के टाइम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, है ना, पैंगोंग सो लेक जो है उसके आसपास में 135 किलोमीटर लेंथ है उस पैंगोंग सो लेक की। तो वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया का चाइना के साथ में। उसमें इंडिया के लगभग 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ में। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है माय फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है कि ये इंडिया का, चाइना का पार्ट है माय फ्रेंड, जबकि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो जिसके कारण चाइना हमेशा भारत को आंख दिखाता रहता है माय फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश को लेकर, ठीक है। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करते हैं अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए भारत से, वो बे ऑफ बंगाल, उस बे ऑफ बंगाल में जाती है माय फ्रेंड, गंगा के साथ मिलकर मेघना नदी बनाती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है माय फ्रेंड। तो अब जानते हैं चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है और इसके कारण भारत को आंख दिखाता रहता है। इधर अक्साई चीन जो है उसे पूरा चाइना का पार्ट मानता है।
तो उसके कारण भी भारत के साथ इसका स्टैंड ऑफ कई बार, एक बार तो 2020 में हुआ ही है माय फ्रेंड। तो ये चाइना के साथ भारत का रिलेशन आप देख रहे हैं, स्टैंड ऑफ होता रहता है। अगर मैं इधर म्यांमार की बात करूं, ठीक है, तो म्यांमार में मेजोरिटी रिलीजन जो है वो कौन सा है माय फ्रेंड? म्यांमार में मेजोरिटी रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म का रिलीजन है माय फ्रेंड। वहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म का रिलीजन है, ठीक है। वहाँ मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करती है। जो एक एथनिक ग्रुप है रोहिंग्या, रोहिंग्या कोई मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहिंग्या मुस्लिम ही होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। रोहिंग्या जो है एक एथनिक ग्रुप है, जिस तरह से अलग अलग एथनिक ग्रुप हर एक कंट्री में होते हैं, उसी तरह से रोहिंग्या भी एक एथनिक ग्रुप है। और ये रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या में मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम फेथ को फॉलो करता है, ठीक है मेरे फ्रेंड। तो म्यांमार के बहुत सारे रोहिंग्या जो हैं, जो इंडिया के साथ बॉर्डर म्यांमार शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ भी म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। तो रोहिंग्या म्यांमार से क्योंकि उन्हें परसिक्यूशन झेलना पड़ा, ठीक है, उन्हें बहुत सारे राइट्स मिलने में प्रॉब्लम होती थी। म्यांमार अब रोहिंग्या को अपने कंट्री का सिटीजन नहीं मानता है, तो वो सारे जो रोहिंग्या थे रिफ्यूजी के रूप में इंडिया में एंटर कर गए माय फ्रेंड, ठीक है। बहुत सारे पार्ट में इंडिया में एंटर कर गए, बांग्लादेश में भी एंटर कर गए। तो अभी आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रोहिंग्या हमारे देश का सिटीजन नहीं है, इसीलिए हम इंडिया में नहीं रह सकते। क्लियर स्टैंस बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ बता दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो इधर आप देख रहे हैं चाइना के साथ हमारा रिलेशन मिलिट्रीली पुअर है। म्यांमार में देखें तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, वह जनता का रूल है ना। आंग सान सू की वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको वहां से हटा करके वहां की जनता, जो वहां की मिलिट्री है, उन्होंने अपना वहां पे बना लिया। तो जिसके कारण बहुत ज्यादा मिलिटेंट, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप खड़े हो गए, और उस मिलिटेंट ग्रुप और म्यांमार के जो आर्मी है, जो अभी प्रेजेंट में रूल कर रहे हैं म्यांमार के ऊपर, उन दोनों में स्टैंड ऑफ होता रहता है। तो यहाँ सिविल वॉर का सिचुएशन बना हुआ है माय फ्रेंड म्यांमार में। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, तो बांग्लादेश में भी रोहिंग्या उठकर बांग्लादेश में भी गया हुआ है माय फ्रेंड, जिसके कारण बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इधर मैं श्रीलंका की बात करूं, तो आप जान रहे हैं कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे दे दिया, किसे? चाइना को। तो हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को लीज में मिलने के बाद क्या है, चाइना वहां पे अपना रिसर्च व्हीकल डॉक कर सकता है, आर्मी व्हीकल, आर्मी वेसल जो है वो डॉक करेगा, और ये सब डॉक करके वो क्या करेगा माय फ्रेंड, इंडिया पे पैनी नजर रखेगा कि इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ से विशाखापट्टनम के पास में एपीजे अब्दुल कलाम है, वहाँ अग्नि 5 जो है, वहाँ से अभी इंडिया ने मिसाइल टेस्ट फायर किया था। तो इन सब पे नजर रखिएगा। इधर आप जान रहे हैं मॉलडीव्स है, मॉलडीव्स के साथ इंडिया का रिलेशन कितना बुरा हुआ अभी तक माय फ्रेंड, ठीक है। देख रहे हैं मॉलडीव्स के साथ इंडिया का रिलेशन कितना बुरा हुआ। मॉलडीव्स जब वहाँ इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मोइजू, उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, और वो चुनाव जीते और वो वहाँ पे राष्ट्रपति बने। तो जब इंडिया आउट कैंपेन चलाने के बाद वहाँ के वो राष्ट्रपति बने, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो पीपल है, लोकल है, वो प्रेसिडेंट मोइजू को सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया आउट के कैंपेन को भी सपोर्ट कर रहे थे, तभी तो वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का रिलेशन इधर पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका और इधर मॉलडीव्स, कितना एक रीजन अनस्टेबल जैसा रीजन लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको माय फ्रेंड, ये आप बताइएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं माय फ्रेंड। मैंने सिर्फ अभी इंडिया के नेबर की हुड की बात किया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो, इधर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ये पाकिस्तान अगर देख लो, और इधर अगर हम अफगानिस्तान को देखें, ये पाकिस्तान हो गया माय फ्रेंड, इधर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो तालिबान, एक पाकिस्तान तालिबान है, एक अफगानिस्तान तालिबान है। तो ये तालिबान लोगों का मेन कंसर्न है। अभी जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड अपना रूल स्थापित कर लिया। जो यूएस की मिलिट्री थी, आर्मी थी, वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस बैक टू यूएसए हो गई। उसके बाद जो अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, उसे रूट आउट कर करके अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना गवर्नमेंट बना लिया, ठीक है माय फ्रेंड। तो जो तालिबान है, तालिबान का मेन कंसर्न है, तालिबान जो रूल करती है गवर्नमेंट, वो तालिबान रूल करती है जो इस्लामिक जो
रूल्स हैं उस हिसाब से वो अफगानिस्तान में रूल लाना चाह रही है। ठीक है मैं फ्रेंड, लेकिन पाकिस्तान में अभी देखो तो चुनाव होता है, अफगानिस्तान में तो तालिबान है, पाकिस्तान में चुनाव होता है, पाकिस्तान में चुनाव होता है, वहां पे लोग वोट भी देते हैं और वहां पे सरकार बनती है, कभी कोई पार्टियां भी है, पार्टियां चुनाव लड़ती है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है। कहने को कागज पे तो है, भले वहां का मिलिट्री इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है चुनाव को कंडक्ट कराने में और किसी पार्टी को वहां का प्रधानमंत्री बनाने में, क्योंकि कहने का सिर्फ डेमोक्रेसी वहां पे है, क्यों कहने का वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो वहां पे कैंडिडेट होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जो मेन कंसर्न है वह सिलेक्टिव गवर्नमेंट बनता है। कहने का मतलब है जिसे आर्मी चाहती है प्रधानमंत्री बनाना वही कैंडिडेट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो जो वहां पे पाकिस्तान तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी करता रहता है। कभी आप बलोचिस्तान, आप जानते हैं पाकिस्तान में बलोचिस्तान जो प्रोविंस है वो बलोचिस्तान प्रोविंस सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो वो बलूचिस्तान प्रोविंस रिसोर्सफुल है, वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का उपयोग जो बाकी का प्रोविंस है लाइक आपका सिंध हो गया, ये प्रोविंस पंजाब प्रोविंस हो गया, तो इन प्रोविंस को डेवलप करने में यूज करती है, जबकि बलूचिस्तान प्रोविंस को कुछ भी डेवलपमेंट में काम नहीं, वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करती है पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वहाँ का नाम नहीं आता है। मैं फिर तो बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है पाकिस्तान में, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता रहता है माय फ्रेंड। तो जो पाकिस्तान तालिबान है, ये पाकिस्तान तालिबान जो है यहाँ पे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ, कभी ये एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कभी ये एयर स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। तो जो पाकिस्तान तालिबान है वो भी पाकिस्तान तालिबान जो है वो इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना चाह रही है पाकिस्तान में, जिसके कारण ये भी यहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी बना हुआ है। ठीक है माय फ्रेंड, ये हो गया। अगर मैं आगे बात करूं तो आप जानते हैं कि एक है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया के सदर्न पोर्ट में इंडियन ओशन है, ठीक है, ये दुनिया का पहला एक ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा और वन एंड ओनली है, इसके अलावा कोई ऐसा ओशन नहीं है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। तो इंडियन ओशन नाम होने से इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओशन है वो इंडिया का है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरह से जो साउथ चाइना सी है वो चाइना के नाम पे पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा ओशन जो है वो, ये पूरा सी जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साउथ चाइना सी के पास में चाइना ने 9 लाइन आइलैंड बनाया है, ठीक है, और वो कहता है, जानते हैं कि 220 नॉटिकल माइल्स किसी कंट्री के सी शोर से सी के 220 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का हक होता है, जो भी उस डिस्टेंस में जो भी रिसोर्स मिलेंगे उस कंट्री का हक होता है। तो 9 लाइन चाइना ने बनाया और इसके कहने का मतलब है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है वो चाइना को बिलोंग करता है। यहाँ जो भी रिसोर्सेज होंगे, ये बहुत ही रिसोर्सफुल जगह है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पेट्रोलियम रिसर्च करा जाए तो पेट्रोलियम मिले, यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो चाइना क्लेम करता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी किसको बिलोंग करता है, चाइना को बिलोंग करता है, जिसके कारण जो यहाँ पे कंट्रीज है लाइक वियतनाम, आपके फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस सब कंट्री को बहुत ज़्यादा स्टैंड अप देखना पड़ता है। यहाँ पे कभी भी कोई भी फिशिंग व्हीकल अगर जब साउथ चाइना सी में जाता है तो वहाँ का जो चाइना का जो विजिलेंस जो शिप होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, कैनन अटैक करता है, वाटर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चाउ सब बना हुआ है माय फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो ताइवान, अगर ताइवान की बात करें तो आप जानते हैं कि ताइवान, चाइना कहता है ताइवान चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है माय फ्रेंड। तो आप हमेशा देखते होंगे कभी इसके जो एयरवेज है, इस एयरवेज में चाइना का फाइटर जेट चला जाता है, जो इसके जो 220 नॉटिकल माइल्स का जो इसका सी शोर के बाद का जो डिस्टेंस है वहां पे चाइना अपना वैसे डॉक कर देता है माय फ्रेंड। तो इसके यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ बनने का सिचुएशन बना हुआ है माय फ्रेंड चाइना और ताइवान में, ठीक है। ये तो मैंने बताया मोस्टली सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात बताया मैंने, ठीक है माय फ्रेंड। अब आते हैं वेस्टर्न एशिया की तरफ। देखो
आप जानते हैं सबसे मेजर पार्ट जो अभी चल रहा है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है माय फ्रेंड, रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में ये शुरू हुआ और ये लगातार अभी तक चल रहा है माय फ्रेंड, ये लगातार अभी तक चल रहा है माय फ्रेंड। तो सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर, 2 साल से लगातार चल रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं। ये लड़ाई क्यों शुरू हुई माय फ्रेंड? आप जानते हैं कि यूक्रेन बार बार रशिया को धमकी दे रहा था। यूक्रेन 1991 में जब रशिया यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन, तो फिर यूक्रेन यूएसएसआर से टूट कर बना था 1991 में। 2014 में रशिया का जो क्रीमिया पार्ट है उसे रशिया ने कब्जा कर लिया था 2014 में, जिसके कारण बहुत सारा सैंक्शन झेलना पड़ा रशिया को, और वो सैंक्शन अभी भी लगा हुआ है माय फ्रेंड। तो रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है, यूक्रेन हमेशा धमकी दे रहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, नेटो ज्वाइन करूंगा, नेटो ज्वाइन करूंगा, हमेशा धमकी दे रहा। रशिया बार बार मना कर रहा था कि आप नेटो ज्वाइन ना करो। ठीक है, इसी कारण से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और ये 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है माय फ्रेंड। ठीक है, देखो मैं बताऊं, आप जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किससे खरीदता था? इंडिया सबसे ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट होता था वो सबसे ज्यादा रशिया से खरीदता था। लगभग जो भी डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया खरीदता था उसका 75% जो इक्विपमेंट था वो रशिया से खरीदता था। लेकिन जब से ये लड़ाई शुरू हुई है रशिया और यूक्रेन की, रशिया इतना ज्यादा इंगेज हो गया यूक्रेन की लड़ाई में कि शायद रशिया भारत को वो बेचने, या फिर 2 कारण हो सकता है। ये जो डिफेंस इक्विपमेंट का परचेज था ये गिर करके 36% टू 38% हो गया माय फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं सीधा हाफ हो गया, सीधा हाफ हो गया। तो इसकी वजह क्या हो सकता है माय फ्रेंड? तो 2 वजह मैं बता सकता हूँ। एक तो कोरोना के टाइम में इंडिया ने सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट लाया, जिसके कारण बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो भारत में बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, ये एक कारण हो सकता है माय फ्रेंड। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो रशिया है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में इतना ज्यादा इंगेज हो गया कि अपना बहुत सारा जो डिफेंस इक्विपमेंट जो वो एक्सपोर्ट किया करता था वो अब इक्विपमेंट यूक्रेन की लड़ाई में लगाने लगा। आप एक सवाल यहां पूछ सकते हैं माय फ्रेंड, सवाल ये पूछ सकते हैं कि जो यूक्रेन है ना, वो इतना डेवलप तो है नहीं, डिफेंस इतना डेवलप तो है नहीं उसका कि वो रशिया का मुकाबला कर सके, जो पूरी दुनिया को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है। यूक्रेन का तो कभी नाम भी नहीं आया कि वो डिफेंस इक्विपमेंट इतना स्ट्रांग है उसका कि वो एक्सपोर्ट भी करता होगा। लेकिन आज यूक्रेन के साथ इतना इंगेज हो गया कि रशिया का एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री को हटाकर वो यूक्रेन की लड़ाई में लगा दिया। बिल्कुल माय फ्रेंड, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है सबसे ज्यादा, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है माय फ्रेंड, सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है यूएसए का। इसने $75 बिलियन का सपोर्ट किया है यूक्रेन को, $75 बिलियन। आप देख सकते हैं इंडिया का 1 साल का अगर डिफेंस बजट निकाले तो ये $75 बिलियन होता है। इंडिया का 1 साल का अगर मैं डिफेंस बजट निकालूं तो $75 बिलियन होता है। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूएस ने यूक्रेन को $75 बिलियन का एड दिया है, किसी भी तरह से दिया है। इक्विपमेंट बेचा, इक्विपमेंट दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, किसी भी तरह सपोर्ट किया, लेकिन यूएस ने अकेले $75 बिलियन का सपोर्ट यूक्रेन को किया अभी। और एक और कारण देख सकते हैं माय फ्रेंड, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, इसका कहना है कि हम लगभग 140 बिलियन पाउंड का मदद करने वाले हैं। 140 बिलियन, ऐसे 133 बिलियन, 130 बिलियन पाउंड, 130 बिलियन पाउंड का एड ये यूक्रेन को देने वाला है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की सपोर्ट में है और रशिया अकेले इस पूरे ग्रुप के साथ लड़ रहा है माय फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि रशिया कितना मजबूत है। तो एक तरह से अगर आप एक तरह से देखें तो भले यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वेस्ट कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट करके इनडायरेक्टली वो इस वॉर में लगे हुए माय फ्रेंड, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप एक और कारण मैं बता सकता हूं, आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, जो नेपाल के गुरखा है, ठीक है, नेपाल के जो गुरखा समुदाय के लोग हैं, यह जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा बहादुर होते हैं गुरखा। ठीक है, तो इनको ये ग्रीड दिया गया कि आप जाकर रशिया की आर्मी में ज्वाइन करो, यूक्रेन की लड़ाई में रशिया की तरफ से लड़ो और वहां पे आपको अच्छा खासा पेमेंट, 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है,
आपने देखा होगा कि इंडिया से भी लगभग 30 से ज़्यादा लोग, इंडिया के लोगों को तो ट्रैक करके वहाँ भेजा गया रसिया में, लेकिन वहाँ पे जब वो पहुँचे नौकरी की तलाश में, बेटर लाइफ स्टाइल की तलाश में, तो वहाँ जाने के बाद उन्हें ऐसा कहा जा रहा था कि रसिया में आपको वहाँ जाना है और जो वहाँ की आर्मी है वहाँ पे हेल्पर के रूप में आपको रखा जाएगा, मतलब उनके लिए खाना बनाओ, उनके लिए ट्रेंचेज खोदो, मतलब गड्ढा करो, ये सब चीज़ों के लिए उनको भेजा जा रहा है। बाबा ब्लॉग्स नाम का एक यूट्यूब चैनल था, आपने देखा होगा, बाबा ब्लॉग्स नाम का एक यूट्यूब चैनल था। उस यूट्यूब चैनल से लोग जब वहाँ पे सर्च करते थे और वो यूट्यूब चैनल का जो ऑनर था वो किसी तरह से अरेंज करके इंडियन लोगों को वहाँ रसिया में भेज रहा था, लेकिन वो एक ट्रैप था। जब वो वहाँ जाते थे रसिया में तो वहाँ पता चलता था कि एक एग्रीमेंट पे साइन करा जाता था। वो एग्रीमेंट जो होता था वो रशियन लैंग्वेज में लिखा होता था, जिसके कारण जो इंडियन होते थे उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या है, और वो साइन कर देते थे। उसके बाद जो पासपोर्ट होता था वो पासपोर्ट आर्मी पर्सनल के द्वारा जब्त कर लिया जाता था और कहा जाता था कि तुम्हें कम से कम 1 साल तक फ्रंट लाइन में लड़ना है, फ्रंट लाइन में भेज दिया जाता था, जिसके कारण 2-3 लोगों की अभी डेथ भी हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी आ भी चुकी है इंडिया में फ्रेंड। तो इस ट्रैप में फंसना नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना चाओ सा मचा हुआ है माय फ्रेंड। इधर पूरा वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करने में लगा हुआ है यूक्रेन को, और इधर रसिया अकेला, ठीक है, रसिया अकेला। लेकिन रसिया में बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो एक अलग सा चाओस मचा हुआ है माय फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया यूक्रेन और रसिया की बात। अब मैं आगे आता हूं, ठीक है, अब मैं आगे आता हूं माय फ्रेंड। चलो, आपने देखा होगा इजराइल और हमास की बात करूं, इजराइल और हमास। अगर मैं इजराइल और हमास की बात करूं तो देखो माय फ्रेंड, हुआ क्या कि अक्टूबर 7 2023 को हमास ने लगभग 5000 मिसाइल अटैक कर दिया था रसिया के ऊपर, सॉरी इजराइल के ऊपर। हमास आप जानते हैं जो इधर है गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना फ्रेंड, ये गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, फिलिस्तीन से रहते हैं, ठीक है ना, गाजा पट्टी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे इजरायली हैं, इजराइल के लोग रहते हैं, ठीक है, इधर भी फिलिस्तीन रहते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये जेरूसलम है यहाँ पे, ठीक है। तो अक्टूबर 7 2023 को क्या होता है कि जो हमास के लोग, हमास कौन है माय फ्रेंड, हमास एक इजराइल के द्वारा कहा गया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। अभी तक इंडिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है माय फ्रेंड। तो चलो, अभी आपने देख रहा होगा कि इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो अक्टूबर 7 2023 को हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर लगभग 5000 रॉकेट लॉन्च किया था, मिसाइल अटैक कर दिया था, जिसके कारण इजराइल के बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोगों की जाने गई थी। उसके बाद फिर इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो तबाही का मंजर खेला है माय फ्रेंड, उसका फिगर आपके सामने जरूर होगा। आप डेली न्यूज में देखते होंगे, आप डेली पेपर में देखते होंगे, ठीक है माय फ्रेंड। इजराइल ने क्या किया, इजराइल तो सबसे पहले गाजा स्ट्रिप है माय फ्रेंड, अगर मैं गाजा स्ट्रिप की बात करूं तो गाजा स्ट्रिप में लगभग 2.3 मिलियन यानी लगभग 23 लाख की आबादी है गाजा स्ट्रिप की। गाजा स्ट्रिप में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं माय फ्रेंड, ठीक है। इन 23 लाख की आबादी में सबसे पहले तो इजराइल ने कहा कि आप जो नॉर्थ गाजा इसे खाली करो, पूरी तरह से खाली कर दो, और सभी लोगों को बोला साउथ गाजा में जाने के लिए, ठीक है, सदर्न की ओर मूव करने के लिए बोला। इधर इजिप्ट है, इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो गाजा स्ट्रिप है इजराइल भी शेयर करता है, ठीक है। इजराइल भी बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ और गाजा भी शेयर करता है, ठीक है। तो इजराइल ने कहा कि जो नॉर्थ गाजा है इसे पूरा खाली करो, इवैक्यूएट करो, और इवैक्यूएट करके आप सदर्न गाजा की तरफ आओ, ठीक है। और यहाँ पे इजराइल ने बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं या मतलब एयर स्ट्राइक किया, आर्मी के द्वारा यहाँ पे आर्मी को भेजा गया, इस तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही की गई माय फ्रेंड। ये तबाही आखिर इजराइल क्यों कर रहा है, देखो ऐसा कहा जाता है, इजराइल के द्वारा कहा जाता है, पहले तो हमास को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे, बट इंडिया ने अभी तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है माय फ्रेंड। तो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और हमास होता है, जैसे देखो जो भी बिल्डिंगें बनी है
जो गाजा स्ट्रिप है वहां पे जो भी बिल्डिंगें बनी हैं, तो उस बिल्डिंग के अंदर गुफाएं बना हुआ है, ठीक है, केव बना हुआ है, और उस गुफाओं में कहा जाता है कि हमास रहते हैं। उन गुफाओं में, वहां की जो पैलेस्टीन है उन गुफाओं में हमास को रहने की जगह देते हैं, ठीक है। तो हमास वहां पे रह रहे हैं, तो सिर्फ रह नहीं रहे, वहां पे वो प्रॉपर इक्विप्ड है, प्रॉपर डिफेंस इक्विपमेंट, जो अटैक इक्विपमेंट है, पूरी चीजों से वो लैस है, ठीक है माय फ्रेंड। तो इसीलिए हमारा इजराइल का कहना है, इजराइल का, कि ये पूरी बिल्डिंग हम गिरा देंगे, और पूरी बिल्डिंग गिराने के बाद यहाँ पे जो उनके जो बने हुए स्ट्रक्चर वो सारे खत्म हो जाएंगे और हमास यहाँ से खत्म हो जाएंगे। हम इजराइल का भी मेन लक्ष्य है कि वो पूरी तरह से हमास को इस एरिया से साफ कर ले, ठीक है। इजराइल ने तो यहाँ तक भी कहा था कि जो इधर ओशन है, इस ओशन का पूरा पानी जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वो भिजवा देंगे। इससे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें पानी चला जाएगा और जितने भी हमास के आतंकवादी होंगे वो सारे मारे जाएंगे। मैं आतंकवादी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इजराइल के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। लेकिन इसे फिलहाल यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रोक दिया गया। इजराइल ने ऐसा कदम अभी उठाया नहीं। अब इजराइल यहां पर भी शांत नहीं हुआ माय फ्रेंड, यहां पर भी शांत नहीं हुआ। अब इजराइल इधर भी तबाही का मंजर करना शुरू कर दिया माय फ्रेंड, इधर भी तबाही करना शुरू कर दिया, इधर भी बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक और आर्मी का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि एक ट्रक आया था माय फ्रेंड, पहले जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे एक रोड बना हुआ है इसे, ठीक है। तो इस रोड से लगभग डेली 500 ट्रक गुजरा करता था माय फ्रेंड, 500 ट्रक गुजरा करता था। तो ये 500 ट्रक्स में क्या होता था, खाने पीने की चीजें होती थी, ठीक है, और भी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो 500 ट्रक्स था, अब ये घट करके सिर्फ 200, अभी सिर्फ 200 ट्रक्स लगभग गुजर रहा है। अगर मैं नॉर्थ गाजा की बात करूं तो यहाँ पे कल्टीवेशन लैंड भी था। ये कल्टीवेशन लैंड में क्या होता था, फसल उपजाया करते थे पैलेस्टीन के लोग, और वो फसल गाजा स्ट्रिप में भेजा, वहां के लोगों का ये भरण पोषण का काम होता था। लेकिन जब से स्ट्राइक हुआ, इजराइल ने स्ट्राइक किया, ये कल्टीवेटेड एरिया भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वहां पे बहुत ही ज्यादा यूएन के द्वारा कहा जा रहा है कि जो स्टारवेशन का सिचुएशन है, जो भुखमरी की स्थिति है गाजा स्ट्रिप में, बहुत ही भयानक है, बहुत भयानक स्थिति पे ये स्टारवेशन की स्थिति पहुंच चुकी है माय फ्रेंड, ठीक है। तो देखो ये हो गया माय फ्रेंड। हाँ, अभी देखो कुछ दिन पहले एक ट्रक था, उस ट्रक पे फूड जो था वो आया था फूड डिलीवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन वहां के इजराइल के आर्म फोर्सेस भी खड़े थे। उनका ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि जो पब्लिक दौड़ करके आ रही है वो हमारे ऊपर अटैक करने आ रही है, इसीलिए उन्होंने उस भीड़ के ऊपर फायर ओपन कर दिया और उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जाने गई, ठीक है माय फ्रेंड। ये हो गया इजराइल हमास। तो आप देख सकते हैं कि इधर रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है, इधर रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, इस रशिया यूक्रेन की लड़ाई में कितना ज्यादा चाओस मचा हुआ है। इंडिया के जो नेबर है, उस नेबर में कितना ज्यादा चाओस मचा हुआ है। चाइना का क्या क्या, जो साउथ चाइना सी है वहां पे क्या स्थिति है, जो ताइवान है उसके साथ क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से, ठीक है, पूरी दुनिया एक तरफ से डायरेक्ट वॉर में ना होते हुए भी वॉर की स्थिति में है, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत हमेशा वॉर की स्थिति में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, है ना, उसके साथ हमेशा वॉर की स्थिति में भारत बना रहता है माय फ्रेंड। अगर मैं रशिया और यूक्रेन की बात करूं तो 2 साल से लगातार वो वॉर में। अब तो रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है। पहले स्टेट ऑफ ये नहीं करता था कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, लेकिन अब ऑफिशियली रशिया अनाउंस करता है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है। इधर यूक्रेन, इधर इजराइल और हमास की लड़ाई जो खतरनाक चल रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर केवल इतना में ही ये रुका हुआ नहीं है मेरे फ्रेंड, इधर है हिजबुल्लाह, लेबनान कंट्री। वहां पे जो हिजबुल्लाह है वो हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहा है, किसे सपोर्ट करता है, वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के चक्कर में वो हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। बदले में इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक चाउस मचा हुआ है, यहाँ भी नहीं रुका हुआ माय फ्रेंड। यहाँ पे जो रेड सी है, यहाँ पे जो रेड सी है, ठीक है, इस रेड सी में यहाँ पे यमेन है, आप जानते होंगे, यहाँ पे यमेन है। यमेन में हौती रिबेलियन है, हौती रिबेलियन। ये हौती रिबेलियन एक तरह से पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है माय फ्रेंड। पैलेस्टीन को सपोर्ट कैसे कर रहा है, ये हौती रिबेलियन जो है रेड सी से जो शिप जा रही होती है, अभी आपने देखा होगा जो भी शिप रेड सी से जा रहा होता है उसके ऊपर ये हौती रिबेलियन अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पे पायरेट्स होते हैं, ये पायरेट्स भी जो यहाँ पे शिपयार्ड जा रहे होते हैं उन पे अटैक करता है माय फ्रेंड। तो यहाँ भी एक अलग तरह का चाओस मचा हुआ है। ये हौथी रिबेल को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? ये हौथी रिबेलियन को सपोर्ट मिलता है ईरान से। ईरान भी एक तरह से वॉर में है। ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा हुआ है अमेरिका का, जिसके कारण ईरान अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ईरान अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है माय फ्रेंड। तो ईरान के ऊपर भी ईरान जो तालिबान गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा वो फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, अभी तक उसे फ्री नहीं किया। तो ईरान भी हमेशा एक वॉर की स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा कैलकुलेशन मैंने बताया, इस पूरे कैलकुलेशन से आप एक सीन देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक चाओस मचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो हेड कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। लेकिन आपको क्या लगता है माय फ्रेंड? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।